टूरिस्ट मिनिस्ट्री की तरफ से आप लोगों के लिए यह एक वक्तव्य दिया जा रहा है, जिसमें यह वक्तव्य फोकस्ड है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। देश विदेश में बहुत से लोग आज योग से परिचित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से योगा एक इंटरनेशनल डे के रूप में भारत में प्रतिष्ठित हुआ है और योग के प्रति जितनी हमारी सजगता बन रही है वो हमारे एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे संबंधों के लिए भी ज़रूरी है। जब हम घर में रहते हैं तो हमारा समय जो घर में जाता है वह समय न केवल योग के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य की तैयारी करता है, बल्कि योग और ध्यान के माध्यम से एक अच्छे संबंधों को भी निर्माण देता है। तो जब हम योग और ध्यान की तरफ अपने आप को इंगित करते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि योगा का मतलब होता है टू कंबाइन। योग मीन्स टू कंबाइन, जोड़ना, जुड़ना। जब हम जुड़ेंगे तो हम जोड़ पाएंगे। जुड़ना किससे है? जिस तरह से हमारे पास में अपना आत्मा, अपना शरीर, अपना मन होता है, उसी तरह से हमारे घर में भी बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं और वृद्ध भी होते हैं। हमारे पास भी तीन चीज़ें हैं, शरीर, मन और आत्मा। और घरों में भी तीन चीज़ें दिखाई देती हैं, बच्चे, युवा और वृद्ध। समझ रहे हैं ना आप? जब हम योग करते हैं तो योग के माध्यम से हम अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी आत्मा को, तीनों को एक रूपता में ले आते हैं। यूँ कहें तीनों बैलेंस्ड होने लग जाते हैं। जहाँ बैलेंस आता है वहीं पर एक हार्मनी क्रिएट होती है, और जहाँ पर डिसबैलेंस हो जाता है वहीं पर डिसहार्मनी आ जाती है। हमारे शरीर में अगर बैलेंस रहे, हमारे माइंड में जो थॉट्स चलते हैं उनमें अगर बैलेंस रहे तो हमारे अंदर कभी भी माइंड में स्ट्रेस नहीं आएगा, टेंशन क्रिएट नहीं होंगे, और बॉडी के अंदर कभी भी कोई भी डिजीज़ नहीं आएगी। ये हमें मेंटेन करके रखना है। ठीक उसी तरह से जैसे कि प्रकृति में हर चीज़ अपने आप में मेंटेन होकर के चलती है। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर दिन आता है। आप देखते हैं गर्मी आती है, उसके बाद में बरसात आती है, सर्दी आती है, पुनः फिर वही साइकिल शुरू हो जाती है। हर तरह की प्रकृति के जो हमें पेड़ पौधे और उसके अनुसार फल फ्रूट्स भी दिखाई देते हैं, वो भी उसी ऋतुमान के अनुसार अपनी निश्चित क्रम से चलते रहते हैं। हम देखें कि इस नेचर के अंदर एक अजीब तरह की हार्मनी भी है और बैलेंस भी है। जैसे ही बैलेंस में कुछ भी डिस्टरबेंस आता है, सब कुछ डिस्टर्ब होने लग जाता है। गर्मी ज़्यादा पड़ जाए तो आप परेशान हो जाते हैं, समय से पहले पड़ जाए तो परेशान हो जाते हैं, लंबे टाइम तक पड़ जाए तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बैलेंस बिगड़ गया। जहाँ बैलेंस बिगड़ता है वहीं पर एक रूपता जो रहती है वो दूर होने लग जाती है, उसमें परेशानी पैदा हो जाती है। हमें ठीक इसी लॉ ऑफ नेचर की ओर ध्यान में देते हुए हमें ये देखना है, समझना भी है कि हम घर में बैठे बैठे इस लॉ ऑफ नेचर का कैसे यूज कर सकते हैं। हमारे पास में अपना शरीर है, उसके भी अपने लॉ हैं, उसके भी अपने राइचुअल्स हैं, उसके भी अपने फंक्शन करने के तरीके हैं, और वो सब उसी तरीके से चल रहा है। अगर वह नेचर के साथ मिलकर के चल रहा होता है तो वो सही ढंग से काम करता है, और जहाँ पर उसमें नेचर से अपने आप को कट ऑफ करके उसके अंदर डिसबैलेंस हो जाता है तो फिर वह हमारे लिए डिजीज़ क्रिएट कर देता है।
तो हमें समझना है कि हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारे घर में रहने का, लोगों से बातचीत करने का जो ढंग है, वो सब हमें एक योगा और ध्यान के थ्रू हम उस सब को समझ सकते हैं और सबको मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए योगा से न केवल ये समझना चाहिए केवल फिजिकल फिटनेस मिलती है, योगा से ये भी समझना चाहिए कि योगा से हमारा माइंड स्ट्रांग होता है, इम्बैलेंस हो चुका होता है तो बैलेंस्ड होता है, हमारे अंदर एक हार्मनी का इमोशंस क्रिएट होते हैं और हम सब लोगों के साथ में एक सिंपैथेटिक बिहेवियर कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे अंदर तब आती हैं जब हम योग और ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को एक अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने लग जाते हैं। तो योगा फैमिली के साथ कैसे किया जा सकता है? योग में हम अपने बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में कैसे जुड़ सकते हैं? ज़्यादातर लोगों को देखने को मिलता है हर व्यक्ति योग के नाम पर तो अपना समय कम देता है, जिम में जाकर के समय ज़्यादा निकालता है। समझ आ रहा है? अब जिम आपकी बॉडी को कितनी स्ट्रेंथ दे सकता है, कितनी आपकी बॉडी को शेप दे सकता है और वो शेप कितने टाइम तक रह सकती है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी फर्दर डिजीज उसमें क्रिएट ना हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन योगा में इस सब चीज़ों की गारंटी रहती है। आपके पास में जो अपनी पावर है उसको आप धीरे धीरे बढ़ाओ, आप अपनी पावर को बैलेंस करते हुए उसको इन्हेंस करो। और अगर आप कोई भी ऐसे बाहरी तरीकों से, जिम आदि के तरीकों से उसको ज़्यादा फोर्सफुली किसी भी चीज़ पर अगर हम बर्डन डालते हैं और अननेचुरल उसको हम शेप देने की कोशिश करते हैं तो उससे हमारे लिए बड़ी बड़ी हानियां भी आ जाती हैं। तो आप लोगों को घरों पर ही रह करके बड़े सिंपल तरीके से योग को इस रूप में अपनाना है कि वो रोग, योग के माध्यम से हमारे घर के भी रोग दूर हों, हमारे शरीर के भी रोग दूर हों, हमारे मन के भी रोग दूर हों। जब आप सुबह उठते हैं तो आप देखोगे आपको एक उबासी आती है। क्या आती है? क्या करते हो आप? बड़े ढंग से अपना मुंह खोलते हो। आपको मालूम है ये भी एक योग का प्रोसेस हो सकता है, ये भी एक योग है। जब आपको सुबह सुबह उबासी आ रही है या शाम को उबासी आ रही है उस समय तो आप उबासी ले लेते हो, लेकिन जब आपको उबासी नहीं आती है कभी उस समय भी उबासी ले सकते हो। क्या सुन रहे हो? जानते हो उबासी क्यों आती है? जब हम भीतर से थक रहे होते हैं, हमारे मसल्स में रेस्ट की ज़रूरत होती है और हम उन्हें रेस्ट नहीं दे पाते हैं। हमारा जो हार्ट काम कर रहा है, जो भी हमारा ब्लड सिस्टम काम कर रहा है, उसको रेस्ट की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। वो ऑक्सीजन उसके पास तक नहीं पहुंच रही है। भीतर से एक इंडिकेशन आपके लिए आता है और वो इंडिकेशन क्या होता है? आप मुंह खोलने लग जाते हो, उबासी आती है, थक गया, नींद आ रही है। वो इंडिकेट कर रहा है कि अब आप सो जाओ, आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि आपकी बॉडी में जो एनर्जी थी वो चुक चुकी है, काम में आ चुकी है। अभी बॉडी को आपको फिर फर्दर वर्क करने के लिए फिर से एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी तब आएगी जब आप रेस्टिंग पोजीशन में होंगे। वो आपको एक संकेत दे रहा है, अगर आप उस संकेत को समझे तो आप रेस्टिंग पोजीशन में जा सकते हो। समझ आ रहा है? लेकिन अगर आपके काम का टाइम है, आपके लिए समय नहीं है और आप उस समय पर रेस्ट नहीं ले सकते हो तो आप क्या कर सकते हो? आपको ये सोचना है कि उस समय पर हमें और ज़्यादा बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो बॉडी ऑक्सीजन लेने के लिए मुंह फाड़ती है। नहीं समझ आ रहा है? खुद अपने आप से भीतर से बॉडी तैयार हो जाती है और हम मुंह फाड़ते हैं, हाथ पैर फैला लेते हैं, माने हम ऑक्सीजन को ज़्यादा भीतर ग्रहण करना चाह रहे हैं। और वो ऑक्सीजन जब ज़्यादा पहुंचेगी तभी आपको रेस्ट मिलेगा।
समझ में आ रहा है क्या करना होगा? ये भी एक योगा है। जब आप थके हुए हो या आपको लग रहा हो कि मैं थकने वाला हूं, जैसे आपका मोबाइल होता है, आपको एक इंडिकेशन मिलता है डिस्चार्ज होने वाला है, मिलता है कि नहीं? आप गाड़ी चलाते हो, उसमें जैसे ही पेट्रोल वगैरह कम हो जाता है, एकदम से आपको इंडिकेशन मिलता है, भाई अब आगे देख लेना, कम होने वाला है, जाने वाला है, रिजर्व में आने वाली गाड़ी। समझ आ रहा है? इसी तरीके से हमारी बॉडी को इंडिकेशन मिलते हैं, तो उस समय पर हमें अवेयर हो जाना चाहिए। क्या करने के लिए? रेस्ट के लिए, क्योंकि रेस्ट ही एक अल्टीमेट थेरेपी है अपनी बॉडी को रिकवर करने की। रेस्टिंग पोजीशन में ही सबसे ज़्यादा रिकवरी होती है। जब आप स्लीपिंग स्टेट में होते हैं तो स्लीपिंग स्टेट में आप देखोगे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा काम करता है, स्लोली काम करता है, हार्ट बीटिंग्स, ब्लड प्रेशर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और अगर आप 6 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद ले लेते हो जिसमें कोई बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, कोई स्वप्न ना आए, तो आपके लिए वह रेस्टिंग ही रिकवरी का काम कर देती है। निद्रा से रोग दूर भाग जाते हैं। हमारी बॉडी में अपने आप ये नेचुरल फीडिंग हो चुकी है, हुई है कि हमें अपनी बॉडी को उसी ढंग से चलाना है जैसे हमको मिली है। जैसे दिन के बाद रात होना आवश्यक है, डे के बाद नाइट आती ही है, उसी प्रकार से दिन भर काम करने के बाद रात में सही समय पर सोना भी जरूरी है। रेस्टिंग फॉर रिकवरी। हमें कहा जाता है, एक स्लोगन है भारतीय संस्कृति में, गुरुओं के माध्यम से सुनने को मिला है, अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि क्षुधा। क्या कहा गया? अर्ध रोग हरि निद्रा। अगर आपको निद्रा सही आती है तो समझ लो कि आपके बॉडी में आधे रोग तो चले गए। और अगर आपको सही से भूख लगती है तो समझ लो आपकी बॉडी में कोई रोग है ही नहीं। समझ में आ रहा? डिस्टरबेंस इन्हीं दोनों चीजों से होता है, अपने क्रियाकलापों से, अपनी लाइफ स्टाइल से। या तो हम अपनी भूख को डिस्टर्ब करते हैं, टाइम पर भोजन नहीं करना, भोजन करने का एक टाइम होता है, टाइम पर भोजन नहीं करना, टाइम पर सोना नहीं। ये दोनों चीज़ें जहाँ डिस्टर्ब होने लग जाती हैं, वहीं से बॉडी के अंदर अनेक तरह के डिस्टरबेंस होते हैं और वो डिजीज़ का रूप ले लेते हैं। तो ये लॉ ऑफ नेचर है, आप इसको समझें कि हम दो चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दें कि हमारे लिए नींद पूरी होनी चाहिए और हमें भूख का जो समय होता है सुबह, वो टाइम होता है लगभग 10 बजे से 12:30 बजे तक का टाइम समझ के चलो आप। इस टाइम पर ही हमको भोजन करना चाहिए। आधा घंटा आगे पीछे होगा चलेगा। अगर आप इस तरह से समय पर भोजन करते हैं, समय पर सोते हैं, तो आप अपने आप को रोगों से दूर रख सकते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा था कि घर में रह करके योग आप कैसे कर सकते हैं। सिंपल से तरीके आपको कुछ करना है। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, आप शरीर में थकान महसूस करते हो, आपके अंदर उबासी आती है, आप सो नहीं सकते क्योंकि आपको कोई काम करना है, तो आप एक उबासी तो भीतर से आई, अपने आप आई, देखो इनको आ रही है समझ आ रहा है? तो एक उबासी हम अपने आप से भी ले सकते हैं। नहीं समझ आ रहा है? जिस चीज की जरूरत बॉडी को है, हम बॉडी को खुद उसकी जरूरत से पहले ही वो चीज दे दें। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज होने से पहले हम उसको चार्जिंग करने के लिए लगा देते हैं, ऐसे ही बॉडी में संकेत आने लग जाते हैं कि
कि आपके लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आप थकने वाले हो, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, तो आपको क्या करना है? एक उबासी आए उससे पहले हम 4 उबासी लेकर के ऑक्सीजन उसके अंदर पहले ही पहुंचा दें। क्या दिक्कत है इसमें? नहीं समझ आ रहा है? लेटने की भी जरूरत नहीं इसके लिए, तो आराम से कर सकते हो, सभी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। क्या करना है? वही करना है जो उबासी में किया जाता है। क्या करना है? अच्छी मुंह फाड़ करके बढ़िया, समझ आ ना, और पूरी श्वास को मुंह में भरो, समझ आ रहा है, और फेफड़ों तक श्वास भरो, छोड़ दो, पूरी मुंह फाड़ करके श्वास लो। फैमिली के साथ करो ये योग, बहुत लाभ देगा आपको। स्वस्थ हवा बार बार लेने की प्रैक्टिस करते रहो। जितना ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगा उतना एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आप ज्यादा काम कर सकोगे, ज्यादा घंटे तक काम कर सकोगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो ब्लड में मिक्स होती है और ब्लड के माध्यम से ही हमारे अंदर काम करने की क्षमता आती है। अगर हमारे ब्लड के फंक्शन, ब्लड की आरबीसी वगैरह का जो कंटेंट होता है बिल्कुल प्रॉपर है और ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन की जो रेट होती है वो अगर बराबर है, तो उसी स्तर से आप जान सकते हो कि हमारे अंदर काम करने की क्षमता भी बराबर बनी रहती है। जब आप ऑक्सीजन लोगे, ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होगी, हीमोग्लोबिन भी अगर आपका कम होगा तो बढ़ेगा, समझ आ रहा है? हार्ट में जो हमेशा पंपिंग होती रहती है उसको भी रेस्ट मिलेगा। कभी आप ऐसी कोशिश करते हो? नहीं करते ना? तो यही योगा आपको करना शुरू करना है। बहुत अच्छे अच्छे सिंपल से मजेदार योग बताऊंगा आपको। दिन में कम से कम 3 बार, 5-5 बार अपनी तरफ से उबासी लेते रहना है, हर 6-6 घंटे के बाद में। जैसे डॉक्टर बोल देता ना, 6 घंटे के बाद में आपको फिर एक बार दवाई लेनी, फिर एक बार दवाई लेनी, ऐसे हर 6 घंटे में आप जो 5 से 10 बार आप उबासी लो, बस हर 6 घंटे के बाद में। क्या करना है? मुंह खोलना है बड़ा सा, समझ आ रहा है? श्वास को भीतर भरना है, छोड़ देना है। कर लो आप, देखो 5 बार, आपके अंदर कितनी भी नींद आ रही हो छूट जाएगी। आपको अलग तरीके की बिल्कुल रिफ्रेश फीलिंग होगा, बिल्कुल रिफ्रेश हो जाओगे आप, समझ आ रहा है? आपको कुछ भी काम करने में मन नहीं लग रहा है, मन लगने लगेगा। बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मन लगने लगेगा। देखना आपको अपने काम में मन नहीं लग रहा है, काम करने में मन लगने लगेगा। ये घर में बैठ करके आराम से किया जा सकता है, सिंपल योग। पहला क्या? हर 6 घंटे बाद 5 से 10 बार उबासी लेना। चाहे बॉडी हमसे कहे या ना कहे, हमें उसके अंदर ऑक्सीजन भेजना है, क्योंकि हमारा मोबाइल भी बॉडी का डिस्चार्ज हो जाता है घूमते घूमते 6 घंटे के अंदर। समझ आ रहा है? इससे बढ़िया ज़्यादा सिस्टम नहीं है कुछ भी। एक तो ये हो गया, हाँ देखो ये ले रहा है। जैसे ये आती है उबासी वैसे ही आपको लेना है ना, और फील करना है कि ऑक्सीजन हम भर करके अपने फेफड़ों में भर करके पूरी बॉडी के अंदर उसको फैला रहे हैं, बस आपके अंदर फ्रेशनेस आएगी। दूसरा, आप अपने घर के लोगों के साथ में कोई ऐसी प्रोग्रामिंग करें जिसके माध्यम से घर के लोगों के, घर के बच्चों से बड़े, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबके बीच में एक जो ये डिफरेंस आ जाता है, जिसे हम कहते हैं हमारे अंदर एक जनरेशन गैप आ गया है। समझ आ रहा है? बड़े अपने बच्चों से, बच्चे अपने बच्चों से एक साथ मिल करके नहीं बैठते हैं कभी, और मिल करके कभी हंसते नहीं हैं, मिल करके कभी बातचीत नहीं करते हैं। ये जो जनरेशन गैप आने का जो कारण है, यही कारण है। और जब हम अपनी ही फैमिली के सभी मेंबरों के साथ में बैठ करके एक ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें कि हमें हंसना जरूरी हो। क्या समझ आ रहा है? फैमिली के मेंबरों के साथ में चाहे कोई भी खेल खेलो,
चाहे किसी भी तरीके का कोई भी अपना एक माहौल क्रिएट करो, आपको फैमिली मेंबरों के साथ मिलकर के हंसना है। ये आपको आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। समझ आ रहा है? जिस फैमिली में सब लोग एक साथ बैठ कर के, चाहे फैमिली में छोटे बच्चे हों बड़े हों, कोई उस समय पर सब भूल जाओ, हम सब एक जैसे हैं। बच्चों को बच्चों की तरह से हंसने के लिए, बड़ों को बड़ों की तरह से हंसने के लिए एक तैयार रहना है, और 5 मिनट के लिए घर में बैठ कर के सामूहिक रूप से हंसना है। क्या समझ आ रहा है? अगर आपको हंसी नहीं आती हो, इतने सारे आपके व्हाट्सएप पर कुछ चुटकुले आते रहते हैं, एक चुटकुला छोड़ दो सब हंसो। नहीं समझ आ रहा है? ये 5 मिनट के लिए बस। आप देखो कि आपके प्रति अगर किसी का एटीट्यूड बिगड़ गया हो, किसी के अंदर आपके प्रति नेगेटिव थिंकिंग आ रही हो, कोई आपको अनलाइक कर रहा हो, वो भी अपने उन इमोशंस को उस समय पर छोड़ देगा, अपने थॉट्स को चेंज कर लेगा, और जब वह 5 मिनट हंसने के बाद में, सबसे मिलने के बाद में उठेगा, तो उसके अंदर आपके प्रति वो थिंकिंग नहीं रहेगी जो उसके अंदर पहले थी। सब रिलीज हो जाएगी। सुन रहे हो? सिंपल सी बातें बता रहा हूं, कुछ नहीं करना आपको। 5 मिनट हंसोगे, बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी अपने आप। पेट की एक्सरसाइज हो जाएगी, सब मसल्स को रिलैक्स मिलेगा, पूरी मसल्स की एक्सरसाइज हो जाएगी। ऐसे हंसो। समझ आ रहा है? और जब हम इस तरीके से एक्सरसाइज, योगा करने का अगर हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम ऐसे 5-5 मिनट के ये टाइम अगर हम समझदारी के साथ में निकालें, तो आप अपने आप को मेंटली, फिजिकली फिट हमेशा बनाए रख सकते हो, और आपके जो रिलेशंस हैं वो भी सब बिल्कुल फिट रहेंगे। अपने आप को बैलेंस बनाए रखने के लिए ये प्रोग्राम जरूरी है। पहली बता दिया उबासी वाला, दूसरा लाफिंग वाला। समझ आ रहा है? ये आप करके देखो। और इसको जब हम कराते हैं तो देखो, हम एक अरहम योग के थ्रू यही योग और ध्यान को मिक्स करके चलाते हैं, यही मिक्स करके बताते हैं। अरहम में 5 अक्षर है, ARHAM। समझ आ रहा? ए में हम एक्टिविटी बताते हैं, विशेष रूप से 5 मुद्राएं हैं, उन्हें आप कभी भी देख लेना, समझ लेना। यूट्यूब पर उसके अरहम योग डालना तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। 5 मुद्राएं हैं, वो 5 मुद्राएं पूरी बॉडी के अंदर जो 5 हमारे चैनल होते हैं, विशेष 5 केंद्र होते हैं, उन सबको एक्टिवेट करने के लिए। ए फॉर एक्टिवेशन। अरहम का ए क्या बोल रहा है? एक्टिवेशन। आर फॉर रिलैक्सेशन। आर क्या कह रहा है? रिलैक्स हो। अपने 24 घंटे के टाइम में पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन को बढ़ाओ। कितनी बार हम अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं? अभी हम कुछ बोल देंगे तो आपको बुरा लगेगा। सुबह से आदमी उठता है, गधे की तरह काम करता है, शाम तक काम करता रहता है, कभी भी ये नहीं सोचता है कि मुझे रिलैक्स थोड़ा सा लेना है। समझ आ रहा? गधे में तो इतनी ताकत होती है कि वो दिन भर भी काम करता रहे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ आ रहा है? अब आप में इतनी ताकत नहीं है, तो आपको बार बार रिलैक्स होने के लिए अपने आप के अंदर अवेयरनेस लानी पड़ेगी। और जब हम बॉडी में रिलैक्स नहीं देते हैं किसी भी पार्ट पर, तो वो हमारा पार्ट जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है और उससे डिजीज क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, अगर आप लगातार मोबाइल पे को देख रहे हैं, लगातार आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लगातार आप मान लो रीडिंग कर रहे हैं या राइटिंग कर रहे हैं, समझ आ रहा है? आपकी आंखों को रिलैक्स नहीं मिल रहा है, आपकी गर्दन को रिलैक्स नहीं मिल रहा है, आपको पता ही नहीं है कि आप कितनी देर तक ऐसे करके मोबाइल चला रहे हो, कितनी देर तक आप ऐसे करके मोबाइल देखे जा रहे हो, कितनी देर तक आपकी सिचुएशन बदल गई है और आप जो है उस पर लगातार काम करके अपने मसल्स को कितना टाइट कर लिए हो और कितना इसके अंदर पेन क्रिएट कर लिए हो, आपको पता ही नहीं। धीरे धीरे क्या होगा, या तो आंखों की प्रॉब्लम आएगी, आई साइट वीक होगी, सर्वाइकल होगा, नेक एक शुरू हो जाएगा, बैक एक शुरू हो जाएगा। ये सब किस लिए हो गया?
जब आप लगातार मोबाइल देखते हो तो मोबाइल को आप नीचे ही करके देखते हो, इन फ्रंट कोई नहीं रखता है। समझ आ रहा? आपके लिए जब नीचे देखते हुए घंटों निकल जाते हैं, और अगर आप कहीं अपने बेड पर पड़े हो, कहीं सोफा पर बैठे हो और गलत पोजीशन में बैठे हो और आधा घंटे तक आपको पता ही नहीं है कि हम उसी पोजीशन में बैठे हैं, तो वो आपके उस समय पर कोई ना कोई दर्द कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी इम्बैलेंस्ड हो गई है, आपका पोस्चर इम्बैलेंस्ड हो गया। तो आपको रिलैक्स जरूरी है। बार बार आपके अंदर ये भावना आनी चाहिए, भीतर से अवेयरनेस आनी चाहिए कि हमें अपनी बॉडी के हर पार्ट को रिलैक्स करना है। न ज्यादा कानों से सुनना है, न ज्यादा आंखों से देखना है। हर आधा घंटे 40 मिनट के बाद में आंखों को भी रेस्ट चाहिए। जिस पोजीशन में हम खड़े होकर के काम कर रहे हैं, पैरों को भी रेस्ट चाहिए। अगर हम हाथों से काम कर रहे हैं तो हाथों को रेस्ट चाहिए। अगर हम किसी भी तरह की कोई भी मेहनत करके काम कर रहे हैं तो हमें बॉडी के उस पार्ट पर जहां जोर पड़ रहा है उस पार्ट को रेस्ट चाहिए। ये आपको बार बार फील करना है। ये रिलैक्सेशन प्रोसेस है। जितना आप रिलैक्स अपने आप को फील करेंगे, आपके अंदर एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी। मसल्स टाइट हो जाती है, पेन आ जाता है। मसल्स को रिलैक्स मिलता है, पेन ईज हो जाता है। समझ आ रहा? ये प्रोसेस है, यही लॉ ऑफ नेचर है, यही लॉ ऑफ बॉडी है। अगर हम इस लॉ ऑफ बॉडी को नहीं समझते हैं तो हम अपने लिए तरह तरह की बीमारियां पैदा कर लेते हैं। तो आपके अंदर ये जो प्रोसेस बनाए रखने के लिए रिलैक्सेशन, जब रिलैक्सेशन होगा तो थर्ड वर्ड इज एच। आराम का थर्ड वर्ड क्या है? एच। एच मीन्स हीलिंग। रिलैक्सेशन करोगे, कोई भी तरीके का बॉडी में पेन होगा, डिजीज होगी, उसकी हीलिंग होगी। हीलिंग करने के कुछ और भी तरीके बताए जाते हैं। कुछ अपने को अच्छी एफर्मेशंस करना, भावनाएं करना, ये सब भी आपको बताया जाता है। तो हीलिंग भी जरूरी है। उसके बाद में फिर ए आती है अवेयरनेस। अपने अंदर अवेयरनेस को बढ़ाते जाओ, और जब इस तरीके से अवेयरनेस बढ़ेगी तो आपके अंदर फिर एम, ARHA, एम मीन्स फिर आपके अंदर आएगा एक मोटिवेशन। जैसा आप बनना चाहते हो वैसा बनोगे। तो आपको इस सब प्रोसेस को डिटेल से समझने के लिए अलग से सोचना पड़ेगा, लेकिन आज मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि आप 3 टिप्स को ध्यान में रखें। पहली टिप्स है आपको टाइमली क्या ध्यान रखना है? उबासी पर। दूसरी टिप्स है आपको अपने ही घर के लोगों के साथ में बैठ करके एक लाइव प्रोग्राम 5 मिनट का अटेंड करना है, लाफिंग प्रोग्राम। और तीसरी टिप्स है कि आप अपने घर के लोगों के साथ में अगर रह रहे हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जितने भी तरीके के लोग होते हैं उतने ही तरीके के उनके अपने अलग अलग एटीट्यूड होते हैं, अलग अलग उनके सोचने के तरीके होते हैं। समझ आ रहा है? अब ये मैं जो बिग प्रॉब्लम है उसके ऊपर आ रहा हूं। आप ये सोचो मेरा बेटा मेरी तरह ही हो जाए, पॉसिबल नहीं है। आप सोचो मेरी पत्नी बिल्कुल मेरी इच्छा को समझ करके, जैसे कि वो मेरे बिल्कुल हृदय में ही बैठी हो, मेरी इच्छा को देख रही हो और मेरी इच्छा के अनुसार ही काम करती रहे, पॉसिबल नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अपना सोचने का तरीका है, हर व्यक्ति का अपना अपना विचार है, हर व्यक्ति का अपना अपना नेचर है, हर व्यक्ति का अपना अपना एटीट्यूड है। और ये जो हमें डाइवर्सिटी बहुत सारी दिखाई देती है, इसको भी यदि हम यूनाइटेड कर सकते हैं तो इसी का नाम है योगा। योग के माध्यम से क्या करना है? हमें जोड़ना है। तो जब हम योग के माध्यम से खुद अपने बॉडी माइंड को जोड़ने लगेंगे तो हमारे अंदर एक समझ पैदा होगी। उस समझ से फिर हम दूसरे की ओर जब देखेंगे, दूसरे को देखेंगे तो हम समझदारी से देखेंगे। अभी हम समझदारी से नहीं देखते हैं। भले ही आप अपने आप को समझदार समझो, अगर आपके घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके बच्चे आपके
जो भी रिलेटिव्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं वो अगर आपसे अनसेटिस्फाइड हैं तो इसका मतलब है कि आप समझदारी से उनके साथ में पेश नहीं आते हो। बुरा नहीं मानना, समझ आ रहा है? और समझदारी तो बढ़ानी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग ये हमारी बढ़नी चाहिए, और ये तभी बढ़ती है जब हम अपने आप को यूनाइटेड करें थ्रू योगा। किसको यूनाइटेड करना? अपनी बॉडी, माइंड और अपनी सोल, इन तीनों को हम योगा और मेडिटेशन के थ्रू यूनाइट करें। जब ऐसा कर पाएंगे तो हम अपने सभी लोगों को अपने साथ में जोड़ पाएंगे। जोड़ना और जुड़ना तब संभव है। आप दूसरे को भी वही ढंग से समझें और ये ना समझें कि सब हमारे जैसे होकर के हमारे साथ में होंगे, ऐसा नहीं है। जो जैसा है उसको वैसा ही रख करके अपने साथ में रखना है। नहीं समझ आ रहा है? अब घर में आपको उसका स्वभाव बड़ा जल्दी गुस्सा करने का है, वो बहुत जल्दी इरिटेट होता है, दिन भर छोटी छोटी सी बात पे बुरा मान जाता है, मैं उससे बात नहीं करता। भाई ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, मैं उससे बात नहीं करता। वो जैसा है आप उसको वैसा एक्सेप्ट करो, अपने अंदर एक एडेप्टेबिलिटी बढ़ाओ। अगर आप इस तरीके से अपने आप को मैनेज कर पाए तभी सामने वाला आप के साथ रहेगा और आप उससे जुड़ पाएंगे, और आपका वो फैमिली प्लानिंग जो है और आप जिस तरीके से अपने लिए दूसरों से चाहते हैं वो आपको मिल पाएगा। क्या सुन रहे हो? हर कोई बेस्ट चाहता है, बेस्ट, द बेस्ट। किससे? दूसरों से हमको बेस्ट मिले। समझ आ रहा है? क्या बेस्ट मिले? हाँ, दूसरा हमको देख करके एकदम से मेरे लिए मुझे इतना प्रशंसा से मुझे भर दे कि मुझे लगे कि मुझसे ज़्यादा बेस्ट कोई है ही नहीं। ये आपकी दूसरों से जितनी अपेक्षा है वो अपेक्षा तो तब पूरी होगी जब आपने कभी दूसरों की प्रशंसा की हो। रिटर्न में तो लौट करके वही आएगा जो आप दूसरों को देंगे। बेस्ट गिव सो बेस्ट गेन। अगर आप बेस्ट देंगे तो बेस्ट आपके पास लौट के आएगा, बेस्ट आपको मिलेगा। आप किसी को प्रशंसा नहीं कर रहे हो, किसी को आप उत्साहित नहीं कर रहे हो, किसी के लिए आप आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहे हो, और आप ये चाहो कि हर कोई हमारी प्रशंसा करे, हमको उत्साहित करे, हमको आगे बढ़ने के लिए हमेशा इनहेंसिंग करता रहे, तो भाई किसी को क्या फुर्सत है? किसी को, सबको तुम्हारी चिंता करना है, किसी को अपनी चिंता नहीं करना है। समझ आ रहा है? तो हमें क्या करना है? हम जो दूसरों से चाहते हैं उससे हम पहले दूसरों को दें। जितना हम देंगे उतना हमारे पास में वो चीज़ लौट करके आएगी। अगर आपके पास में देने के लिए जो भी बेस्ट है, यू गिव बेस्ट द वर्ल्ड, द बेस्ट विल कम बैक टू यू। जितना आप बेस्ट दूसरों को देंगे वो बेस्ट आपके पास में लौट करके आएगा, और वो तभी आएगा जब आपके पास में ये अवेयरनेस हो कि हमें बेस्ट देना है। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा जिद करता है तो आप कितनी बार उससे बोलते हो, बार बार जिद मत किया करो, जिद मत किया करो, बार बार जिद अच्छी नहीं है, तू बहुत जिद्दी हो गया है, तू बहुत जिद्दी हो गया है। तुम उससे बार बार कह करके, उससे नहीं पता कि मैं जिद्दी हूं, उसके सब कॉन्शियस माइंड में बात डाल देते हो कि वो जिद्दी हो चुका है। समझ आ रहा है? कितने लोग मेरे पास आते हैं, महाराज मेरा बेटा बहुत जिद्दी हो गया, बहुत गुस्सा करता है, दिन भर जिद करता रहता, दिन भर गुस्सा करता रहता, उसी के सामने बोले जा रहे हैं। मैं कह भाई चुप तो हो जा, उसी के सामने बोले जा रहे हो। जब उसके माइंड में ये भीतर तक बैठ जाएगा कि मैं जिद्दी हूं, मैं गुस्सा ही करने वाला हूं, तो वो हमेशा अब आपके सामने जिद ही करेगा, गुस्सा करेगा, वो उससे बच नहीं पाएगा। क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज बैठ गई वो ही बार बार आएगी। अब आप गलती कर रहे हो, आपको पता ही नहीं अपनी फैमिली में कैसे आपको अपने बच्चों के साथ बिहेव करना है।
किसी के अंदर कोई भी फॉल्ट्स को देख कर के उसके उस फॉल्ट को उससे कहना, ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। क्या सुन रहे हो? चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कहो नहीं, किसी को गलत मत ठहराओ। अगर आप अपने घर में बहुत अच्छे ढंग से सुखपूर्वक रहना चाहते हो और आप चाहते हो कि हमारे संबंध अच्छे बने रहें, तो आप किसी से बार बार ये मत कहो तुम ये गलती कर रहे हो, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। ये आप इसको जितना बार उसको डोंट करोगे उतना ही ज़्यादा वो इरिटेट होगा और उसके कारण से वह आपके प्रति हमेशा अपने आप को परेशान महसूस करेगा। जैसे ही आप उसको पता पड़ेगा पापा घर में आ गए हैं, समझेगा परेशानी घर में आ गई। सुन रहे हो? आपका बेटा, हाँ, आपकी पत्नी या कोई भी, जैसे ही आपके लिए इस तरीके से बार बार करना बंद होगा, कम होगा, तो आप देखोगे चीजें, लोग, उनके विचार सब अपने आप संभलते जाएंगे, क्योंकि वो भी उतने ही अवेयर होते चले जाएंगे जितने आप हो रहे हो। वो सोचेंगे मैंने आज कितनी बड़ी गलती की, पापा ने मुझसे कुछ नहीं कहा, ऐसा तो नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, उनने देखा नहीं है, देखा भी है, पता भी है, लेकिन फिर भी उनने मुझसे कुछ नहीं कहा और बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि बच्चों को समझ नहीं है, कि आपके और दूसरे मेंबर्स को समझ नहीं है, समझ सबको है, लेकिन आपकी समझ में कमी होने के कारण से उनमें वो जो समझ है वो भी चली जाती है। जब आप समझदारी बढ़ाओगे, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे, आप अपने अंदर फॉरगिविंगनेस बढ़ाओगे। फॉरगिविंगनेस जानते हो? क्षमा का भाव। किसी ने कोई गलती की है उसको क्षमा करना सीखो। भगवान महावीर स्वामी ने सबसे पहले हमें बताया क्षमा धर्म। मन को अच्छा रखने के लिए, अपने संबंधों को सदा अच्छा बनाए रखने के लिए ध्यान से क्षमा करो, ध्यान से क्षमा करो, ध्यान पूर्वक। ध्यान रखो कि हमें इसको क्षमा करना है। गलती की है, गलती को बार बार टॉर्चर नहीं करना है। वो अपने आप कहोगे फिर तो बार बार कोई गलती करेगा, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हर व्यक्ति जानता है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन कई बार कुछ लोग गलती जिद में भी करते हैं। आप देखोगे जिस बच्चे को आप बार बार जबरदस्ती करोगे ये काम नहीं करो, वो बच्चा जिद में वो काम जरूर करेगा, और अगर उसके अंदर जिद बैठ गई तो वो तुम्हें परेशान करने के लिए करेगा। तुम उसे परेशान करोगे, वो तुमको परेशान करने के लिए करेगा। ये होता है, इसको बाल हट कहा गया है। समझ आ रहा है? ये अगर हम अपने अंदर इस चीज को बचा करके रखेंगे और अपने आप को बचाना चाहते हैं इन सब माहौल से, तो आपके अंदर फॉरगिविंगनेस की पावर बढ़नी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग दूसरों के प्रति बढ़नी चाहिए, और आपके अंदर ये भाव आना चाहिए कि हम दूसरों के किसी भी तरीके के गलत एक्शन को या गलत उनके बोलचाल को या गलत किसी भी तरीके के बिहेव को हम तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, हम उसको केवल वॉच करेंगे। और आप ये बात भूल जाओ कि ऐसा करने से वो गलती बढ़ती चली जाएगी, बढ़ेगी नहीं, वो गलती ठीक होगी। आप करके देख लो ना। लेकिन आपका मन मानता नहीं है। जब तक आप दूसरे को टोकते नहीं है, जब तक आप दूसरे को बार बार कहते नहीं हो कि तू गलत है गलत है गलत है, आपको लगता है उसको हम बार बार जितना गलत रियलाइज करवाएंगे भीतर से उतना वो गलती छोड़ देगा। गलती नहीं छोड़ेगा, वो और ज़्यादा गलत होता चला जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती हर एक के घर में होती है, और फैमिली मेंबर में अगर किसी के भी अंदर इस तरीके की गलती हो रही है तो वो पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर सकता है। और अगर बड़ों के अंदर हो रही है तब तो बच्चों के अंदर होना ही है, क्योंकि जब बड़े ही समझदारी से काम नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से समझदारी लाएंगे। तो हमें बच्चों के साथ और ज़्यादा समझदार होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने अपने बच्चे पैदा कर लिए तो हम समझदार हो गए, हम बड़े हो गए, बच्चे हमसे पापा कहने लगे तो हम बहुत बड़े हो गए, पापा पापा पापा। इससे कुछ नहीं होता है। समझदारी अलग चीज़ है और पापा बनना अलग चीज़ है। सुन रहे हो? मम्मी के लिए भी ऐसे ही बोल रहा हूँ। समझदारी अलग चीज़ है और मम्मी बनना
अलग चीज है। हम जितना ज़्यादा अपने अंदर दूसरों को देखेंगे, दूसरों की समझदारी को हम परखेंगे, उतना ही हमारी समझदारी बढ़ेगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें दूसरों को केवल इस तरह से कंबाइन करने की कोशिश करना है, जोड़ने की कोशिश करना है कि वो हमारे फैमिली मेंबर हैं। तो जैसे हमारी बॉडी का हर पार्ट हमारा है, समझ आ रहा है? अगर वो पार्ट किसी कारण से मान लो डिस्टर्ब हो जाता है, हम उसको काट के नहीं फेंक देते हैं। क्या समझ आ रहा है? हा? कहीं हमको चोट लग जाती है तो हम उसको, हड्डी टूट जाती है तो हम उसको जोड़ते हैं कि भाई हड्डी टूट गई तो अब ये भाएं खराब हो गई, इसको अब फेंक दो। ऐसा होता है? नहीं समझ में आ रहा? ऐसा तो नहीं होता ना। हम उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं ना। जोड़ते कब हैं? जब हम उसको किसी ना किसी तरीके से वहां पर सेट करेंगे, और जिस तरीके से सेट होना चाहिए वैसा ही अगर हम उसको सेट करके उसको बिल्कुल ऊपर से प्लास्टर कर देंगे और वो एक लंबे टाइम तक वो सेटिंग बनी रहेगी, तो उसमें फिर वैसी स्ट्रेंथ आ जाएगी। समझ आ रहा है? सेटिंग जरूरी है ना। माइंड में भी सेटिंग जरूरी है, माइंड सेट होना चाहिए। किस बात के लिए? हमारा कोई भी फैमिली मेंबर किसी भी तरीके का नेचर रखने वाला हो, आई एक्सेप्ट हिम, आई एक्सेप्ट हर, किसी भी तरीके का नेचर रखने वाला हो, पहले पावर हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। हमें ये पावर अगर बढ़ाने में आ गई तो ही हम उसको सेट कर पाएंगे और अपने माइंड को भी सेट रख पाएंगे। अगर हम अपने माइंड को अपसेट कर लेंगे तो सामने वाले को हम फिर सेट नहीं कर सकते। जब हम ही अपसेट है तो सामने वाला सेट कैसे होगा? फिर कोई भी डॉक्टर अगर अपसेट माइंड में हो और आपका ऑपरेशन करे है, ऑर्थोपेडिक्स हो, और वो आपकी हड्डियों को जो है जोड़ने की कोशिश करे, तो वो सही बैठेगा? ऑपरेशन ठीक होगा? पूछना किसी डॉक्टर से। अपसेट माइंड के साथ नहीं होता। आप अपने माइंड को पहले अपसेट कर लोगे, बहुत गुस्सा करता है, जब देखो तब परेशान करता है, आज मैं इसको सुधारता हूँ, आज मैं इसको समझाता हूँ, तुम पहले अपसेट हो, कभी नहीं समझेगा वो, कभी नहीं सुधरेगा वो, तुम्हारी बात को कभी नहीं सुनेगा। समझ आ रहा है? तो हमें क्या करना? पहले अपने आप के माइंड को सेट करना। अपना माइंड सेट करो पहले फॉरगिवनेस के साथ, माइंड सेट करो अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये क्या चाहता है, क्यों बार बार ऐसा करता है, क्या इसका नेचर है, या ये किसी बात से परेशान होकर के करता है, या हमको परेशान करने के लिए करता है। आप उसको वॉच करोगे तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो आप उसका जो रूट कॉज है उसको आप समझ पाओगे, किस कारण से कर रहा है, तो आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, हमेशा के लिए समाधान मिलेगा आपको। और इस तरह से जब आपका माइंड सेट होगा तभी ये सब चीजें होंगी। अगर आप अपसेट माइंड हो तो आप उसके साथ बुरा बोलोगे, हाथापाई करोगे, गलत व्यवहार करोगे, देख करके मुंह चढ़ाओगे, समझ आ रहा है, बच्चोगे, बात नहीं करोगे, निंदा करोगे, या उससे किसी भी तरीके की ईर्ष्या करोगे, बात बात में उसको परेशान करने की कोशिश करोगे। तो इन सब चीज़ों से तो वो सब सेटिंग जो आपकी फैमिली की है वो सब बिगड़ जाएगी। समझ आ रहा है? संबंधों में मधुरता नहीं आ पाएगी। और जिनके साथ में हमें लंबे समय तक रहना है, उनके साथ अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं है या मधुर नहीं है, तो समझना कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा नरक का वातावरण है, और नरक कोई चीज नहीं है। समझ आ रहा है? अगर आप इस नरक को स्वर्ग में बदलना चाहते हैं तो आप दूसरे की गलतियों को भूलने की कोशिश करें, चाहे उसने लाख आपके साथ बुरा किया हो, आप भूलें। फॉरगिवनेस, यही आपका सबसे बड़ा रिलीजन है, धर्म है आपकी आत्मा का, जो आपको भीतर से चेंज कर सकता है। सबसे पहला धर्म भगवान ने कहा, तीर्थंकर महावीर स्वामी ने, फॉरगिवनेस। इसी से आपके अंदर अहिंसा आएगी, नहीं तो आप हिंसा कर ही रहे हो।
दूसरे के लिए गलत सोचना भी हिंसा है, दूसरे के साथ गलत बिहेव करना भी हिंसा है, दूसरे के लिए थापड़ मारना भी हिंसा है, दूसरे को गलत गाली गलौज करना भी हिंसा है। सब हिंसा है। हिंसा का मतलब इतना ही थोड़ा ना होता है कि जब तक कोई का प्राण ना निकल जाए तब तक हम कुछ हिंसा ही नहीं कर रहे हैं। प्राण निकल गया तो हिंसा है, प्राण नहीं निकले तो हिंसा नहीं, ऐसा थोड़ी ना। हिंसा तो है। तो ये हिंसा क्यों पैदा हुई? आपके अंदर क्षमा धर्म की कमी हुई। तो आप अपने घर के अंदर अपने आप धर्म भी ले आएंगे, अरहम भी ले आएंगे, योग भी ले आएंगे, ध्यान भी ले आएंगे। ये सब आपका अपने घर में बैठे बैठे अपने फैमिली मेंबरों के साथ शुरू होगा। तो जब आप अपने एक अच्छे घर का निर्माण कर लेंगे तो वही घर के मेंबर आपकी कॉलोनी में वही आपके अच्छी भावनाओं की सुगंध फैलाएंगे, और दूसरे परिवार के लोग भी जब आपके साथ मिलेंगे बैठेंगे तो सोचेंगे ये इतने अच्छे ढंग से कैसे रहते हैं, इतने बड़े परिवार के साथ में भी अलग अलग तरीके नेचर के होकर के भी इतने अच्छे ढंग से कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। तो आप दूसरों को भी एक अच्छा मैसेज देंगे। फिर घर से एक अच्छी समाज का निर्माण होता है। जब हम अच्छे बनेंगे तब हम अपने घर को अच्छा बना पाएंगे, जब घर अच्छा बनेगा तब हमारी समाज अच्छी बनेगी, जब समाज अच्छा बनेगा तभी हमारा ये देश अच्छा बनेगा, और जब देश अच्छा बनेगा तब पूरा राष्ट्र पूरा विश्व अच्छा बनेगा। और ये अच्छाई हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने से शुरू करे, वेट नहीं करे, शुरू करे। समझ आ रहा है? तो आपको मैंने 3 तरह की 3 टिप्स बताई हैं। एक तो आपके लिए आपकी बॉडी की ऑक्सीजन देने के लिए है। बिना ऑक्सीजन के तो किसी में कोई चीज़ चलती ही नहीं है। समझ आ रहा है? दूसरे, आपके जो रिलेशन है, फैमिली है, उसको ऑक्सीजन देने के लिए है। समझ आ रहा है? और तीसरा, जो आपके रिलेशन बिगड़ रहे हैं उनको संभाल करके आपको सही ढंग से आगे बढ़ाने के लिए है। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। परफेक्ट योगा इसी का नाम है। समझ आ रहा है? आपने जो सीखा है उसमें से आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हमेशा तैयार रखें, रिलैक्सेशन का टाइम बढ़ाएं। समझ आ रहा है? जो आपको स्लीपिंग और ईटिंग्स की जो हैबिट्स हैं उनको आप वॉच करें और उनको टाइमली मैनेज करें। सोने की और खाने की आदतें, और उसके साथ साथ जो आप दिन भर में अपने आप को एनर्जाइज रखना चाहते हैं वो टिप उबासी का उपयोग करें। ऑक्सीजन डिस्चार्ज होने से पहले ही अपने फेफड़ों तक पहुंचाएं। समझ आ रहा है? जो भी आपके क्लब हैं, ऑफिस हैं, फैमिली है, जिनके साथ आप लंबा टाइम देते हो उनके साथ 5 मिनट बैठ करके हंसें। और तीसरी चीज, अपने आसपास रहने वाले किसी भी व्यक्ति को गलत न समझें, उसकी गलतियों को इग्नोर करें, और उसके साथ अपने आप को सेट करने के लिए अपना माइंड सेट करें। ये जब होने लगेगा तब आपके अंदर सब कुछ अच्छे ढंग से आगे बढ़ने की क्षमता के साथ होने लगेगा, और आप एक अच्छे अरहम योगी घर में बैठ कर के ही बने रहोगे। इसी को बोलते हैं अरहम योग ध्यान। समझ आ रहा? इस तरह के अरहम योग ध्यान के माध्यम से आप अपने घर में बैठ कर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, उबासी से, हंसने से बहुत आपके शरीर के एक एक मसल्स को, एक एक पार्ट को बहुत आराम मिलता है। समझ आ रहा है? और तीसरी चीज, यदि आप और अच्छे ढंग से कर सकें तो आपके घर में एक अच्छा मंगल वातावरण बना रहेगा। वो सबके साथ हो सकता है। अच्छा, एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, मंत्र, और उस मंत्र को तालियों के साथ में आपको घर के अंदर 5 मिनट तक उसकी वाइब्रेशंस फैलाना है। समझ आ रहा है? चाहे आप अकेले कर लें, चाहे घर के लोगों के साथ कर लें। लास्ट में, जैसे सब कुछ करने के बाद में एक लास्ट कोटिंग की जाती है ना, ऐसा। तो लास्ट में 5 मिनट के लिए आपको क्या करना, तालियां बजाते हुए ओम अरहम नमः का इस नाद करना है, उच्चारण करना है। ओम अरहम